हाँ, वो ज़िंदा है, मेरी बहन ज़िंदा है, वो नहीं मर सकती, ऐसे कैसे मर जाएगी वो? उसने इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुमने उस रेस्क्यू ऑफिसर के घर वालों को इत्तला की दैट ही इज़ डाई ड्यूरिंग ऑपरेशन? एहाब के पास गुजरते ऑफिसर ने कहा। उसने बेयकीनी से ऑफिसर को देखा था। आराम और वो पूरी जान से भागी थी इमरजेंसी रूम की तरफ। डॉक्टर, कितने पेशेंट लाए गए थे यहाँ? उसने पूछा था आगे होकर बेयकीनी से किसी आस के तहत। 4, जिनमें से 2 को हम नहीं बचा सके। 2 लड़कियां थी और 2 लड़के। एक जो रेस्क्यू टीम का मेंबर था, समुद्र में जाते ही उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बंद हो गया था और एक चट्टान पर हाथ रखते ही फिसलन की वजह से दूसरी चट्टान के साथ कसर लगा था और वो बुरी तरह इंजर्ड हुआ और उसकी मौत हो गई। किसी को बचाने गया था, खुद मौत के मुंह में चला गया। दूसरी वो लड़की जिसको बाद में रेस्क्यू किया गया, उसका सर भी गिरते ही किसी नोकीली चट्टान से लगा था और दिमाग फट गया था, जिसकी वजह से वो बहुत मध्यम सांस ले रही थी, मगर यहाँ लाते हुए रास्ते में वो दम तोड़ गई थी। बाकी जो 2 विक्टिम्स हैं यहाँ, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता बिकॉज़ उनको भी वेंटिलेटर पर डालकर मसनूई सांस देने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक बॉय फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, मगर जो छोटी लिटिल गर्ल हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, डॉक्टर ने तफसील से बताया। अरसम और रेहाब का अटका सांस बहाल हुआ, मगर खतरा अभी टला नहीं था। ज़नीम के लिए उनका दिल दुखा था। वो समझ गए थे कि आखिर में ज़नीम ने ही जंप किया था, मगर उसकी इस तरह से डेथ ये तो कभी नहीं सोचा था उन्होंने। डॉक्टर साहब प्लीज़ कुछ भी करें, कैसे भी करके प्लीज़ बचा लें मेरे बहन और भाई को, एहाब ने कहा। यंग मैन, वो आर ट्राइंग, डॉक्टर ने कंधा थपथपाते कहा। सर, आप उस डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दें, नर्स ने पास आकर कहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पीछे हमना खड़ी दीवार के साथ बैठी चली गई थी। अरहम के हाथ कांपे थे वो कागज़ देखकर। हंसते खेलते एक साथ आए थे और ये सब। खुश हो तुम अब बहुत खुश होगी ना तुम। इसकी वजह से हुआ ये सब। उसने ज़नीम को शह दे पता नहीं ये क्या चाहती है अब। ऋषु ने हमना की तरफ नफरत से देखते हुए कहा था। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? एहाब ने नासमझी से पूछा। ज़नीम ने कहा, जोशी से अरसम को छोड़ दो, उसका पीछा छोड़ दो, वो मेरा है, वो सिर्फ उसका बदला है। और उसकी हाँ में हाँ मिलाई उसने। फिर उसने कहा, चलो जोईशा, अपनी मोहब्बत का सबूत दो मुझे, आओ हम कूद कर डिसाइड करते हैं कि अरसम के लिए कौन जान देने को तैयार है और अरसम किसको बचाता है। एहाब, तुम इस वक्त वहाँ होते हो तो तुम देखते जोईशा की कंडीशन रो रो कर हल्कान हुई थी, मगर फिर भी उसने उसे मना नहीं किया। वो उसका हाथ हमें कूद पड़ी नीचे। ये तब भी वहाँ खड़ी उसे चीयर अप कर रही थी। उन दोनों की साजिश थी जोशा को मारने की, मगर हुआ क्या, उल्टा खुद वो ये उसे समझा सकती थी, मगर नहीं। क्या किसी को किसी की ज़िंदगी से निकालने का आखिरी हाल मौत होता है? कैसे उसने पानी की लहरों को बर्दाश्त किया होगा? उसकी हालत दिखी थी, वो नाजुक जान कब तक सर्वाइव करेगी? उसने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते चिल्लाते हुए कहा था एक एक बात को। फिर बस यही नहीं है, तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा ना, जैसे ही वो जोशा को बचाने के लिए पानी में कूदा, ज़मीन भी कूदी और फिर जान से हाथ धो बैठी। कैसे कैसे हंसते बसते चेहरे हम खो रहे हैं। आप उससे पूछो, अपनी बहन को मारकर मेरी भाभी और भाई को वेंटिलेटर तक पहुंचा कर क्या ये खुश है? पूछो इससे। वो चीखी थी, चिल्लाई थी, उस पर झपटी थी, रोई थी। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि ज़नीम चली गई। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि उसका भाई जोशी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सब कुछ बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल था। मैंने नहीं मारा उसे। तुम आई रास्ते में, तुम्हारी वो भाभी आई रास्ते में, तो क्या करते हम कर ही क्या सकते थे? कुछ भी प्लान नहीं था। मुझे लगा कि वो ये सब ऐसे ही कर रही है, मगर वो चोटी कैच पर गई तो तुमने धक्का दिया उन दोनों को, तुमने मारा है उन तीनों को, तुम झूठ बोल रही हो। उसने अपना दिमाग तेज़ी से चलाते हुए कहा था। ये झूठ बोल रही है? हाँ भाई, और हम मैं क्यों मारूंगी उन दोनों की? मेरी क्या दुश्मनी है? ये सब पहले से प्लान था। वो उसे मारने को दौड़ी थी, उसका दिल कट कर रह गया था इतने बड़े जुल्म पर, पहाड़ पर, और वो अपनी बहन खो कर भी उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। कैसा शैतानी दिमाग था उसका, ज़रा बराबर भी दुख किया मल्लाल नहीं था उसको। झूठ या सच का पता अब अदालत में लगेगा। तुम्हें फांसी के फंदे तक ना पहुंचाया अपनी बहन के कत्ल के इल्ज़ाम में तो मेरा नाम भी हमना नहीं, उसने उंगली उठाकर वार्न किया था।
झूठ मत बोलो हमना, क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो उस पर? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही? क्या चाहती हो तुम? किस लिए कर रही हो ये सब? अरहम ने इशाल को बाहों में भरते हमना पर चिल्लाते हुए कहा, जानना चाहोगे क्यों कर रही हूँ ये सब? वो अपनी जैकेट के पॉकेट्स में हाथ डाल दे, उसकी आंखों में आंखें डाले उस तक जल्दी आई। तुम्हारे लिए अरहम, तारिक, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और पता है क्या, मेरी बहन मरते मरते भी मेरा भला कर गई। अब उसको तुमसे दूर करने में सेकंड नहीं लगाऊंगी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते चबाते हुए एक एक लफ्ज़ अदा किया था। और तुम तैयार हो जाओ मलेशिया के हवालात की हवा खाने के लिए। उसने इशाल का बहता आंसू अपनी उंगली की पोर पर लेते फूंक मार कर हवा में उड़ाया। मैं अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। यहाँ के पास रुकते हुए कहा था उसने, और फिर चैलेंजिंग अंदाज में तीनों को देखते वहाँ से चली गई। ओह ज़नीम, तुमने मरते मरते भी मेरे लिए कितनी आसानी कर दिया। अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा इशाल तुम्हारे मर्डर के केस में फंसेगी, और बुरी तरह फंसेगी। और अल्लाह करे कि जोइशा और अरसम भी मर जाएंगे, फिर 3 दिन कत्ल के इल्ज़ामों से कैसे निकल पाएगी वो, और उसको तख्तादार तक मैं पहुँचाऊँगी बज़ाहिद खुद। उसने शेख चिल्ली की तरह अगले प्लान बनाए थे। आगे बढ़कर रिसेप्शन पर आकर उसने ज़नीम की डेड बॉडीज़ पर साइन किए थे। फिर रूम में गई उसकी डेड बॉडी रिसीव करने। चादर का कोना हटाकर उसने चेहरा देखा था। उसका चेहरा पीला और होंठ नीले थे, जबकि सर पट्टी से झगड़ा हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली आंखें बंद थी। ओह ज़नीम, ये तुमने क्या किया? जैसी भी थी तुम मेरी बहन थी। मुझे तुम्हारे दूर जाने का बहुत दुख है, मगर ये रास्ता भी तो तुमने खुद चुना है। अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। उसका चेहरा देखे नम आंखों से कहा था उसने, और फिर बाहर चली गई थी। बाहर जाकर उसने जकी को कॉल मिलाई थी। हमना, कहाँ हो तुम? ये कोई तरीका है? बगैर बताए मलेशिया चली गई हो? बाप को कुछ समझती भी हो तुम दोनों बहनें या नहीं? या फिर बाप को ऐसे ही रखा हुआ है? उसकी आवाज़ सुनते ही वो गुस्से से मारे फट पड़ा। पापा, वो कहती हिचकी से वो रोने पड़ी। क्या हुआ हमना, कुछ बताओ, तुम ठीक तो हो? क्यों रो रही हो? जकी ने उससे पूछा। पापा, वो ज़नीम उसको मार दिया, ईशान ने कहती। वो फूट फूट कर रो दी थी। जकी के हाथों से मोबाइल नीचे गिरते गिरते बचा था। क्या कहा तुमने? उसके सामने ज़मीन आसमान जैसे हिल गए थे, ऐसे जैसे जिसके बारे में हमने कहा वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। पापा, मैं ठीक कह रही हूँ, हम हाइकिंग पर थे। ईशू ने धक्का दिया जोशा और ज़नीम को, और ज़नीम मर गई। पापा, मैं हॉस्पिटल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पापा छोड़ूंगी नहीं इशू को, मैं उसको अपनी बहन का खून माफ़ नहीं करूँगी। पापा, आप मुकदमा करवाएंगे उसके खिलाफ? उसने रोते हुए कहा। जकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दिल जैसे उसकी बेटी खींच कर साथ ही ले गई थी। ये ठीक है, वो उससे नाराज़ था, मगर उसके मरने की खबर किसी पहाड़ से कम तो नहीं थी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे। तुम बेफिक्र हो बेटा, अपनी बेटी का खून मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। तुम बस उसे मेरे पास लेकर आओ। मेरा दिल बेताब है उसे देखने को, मुझसे नहीं रहा जा रहा। उनकी आवाज़ रोंदी हो गई थी। जी पापा, मैंने एयरवेज से बात की है, मैं जैसे ही वापसी के इंतजाम मुकम्मल होते हैं मैं उसे लेकर आती हूँ। बस आप रोना मत, अल्लाह पाक उसको अला मकाम अता करे और हमें सब्र दे। प्लीज़ पापा, आप अभी जाएँ और मुकदमा दर्ज करवाएं इशू के खिलाफ, और मैं यहाँ मुकदमा दर्ज करवाती हूँ ताकि वो किसी भी अदालत से ना बच सके और उसे अबरतनाक सज़ा मिली। आप जाएँ पापा, उसने उसे तसल्ली के लिए पूछा। मैं भी जा रहा हूँ बेटा, तुम जैसे जैसे कहोगे मैं वैसे वैसे करूँगा। बस वो बचनी नहीं चाहिए, और बस मेरी बेटी को ले आओ, मुझे उसका आखिरी दीदार करवा दो। उन्होंने भीगे लहजे में कहा, फ़ोन रखा। तुम्हें तो और हम तारीख हर कीमत पर अपना बनाकर रहूँगी मैं। तुम्हें क्या लगा था मुझसे दूरी बनाकर मेरे सामने अपनी बीवी पर जान लुटाकर तुम मेरी जान जला रही हो? अब मज़ा आएगा इस खेल का, और मज़ा दोगला तब होगा जब अरसम और जोइशा भी मर जाएंगे। उसने मोबाइल पर गिरफ्त मजबूत करते कहा, और फिर वापसी के इंतजामात के लिए अपने मोबाइल पर नंबर डायल करने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मना कर रही थी, उन दोनों बहनों को मना कर रही थी कि मत करो, मगर ये नहीं बाज आई। वो ऐसे कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती? हाँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं जाना। हम जेल प्लीज़। हाँ, वो घुटनों में दिए दीवार के साथ बैठी रोने लगी। हमें पता है इशू, ये तुमने नहीं किया, तो जब नहीं किया तो क्यों सोच रही हो कि हम तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त करेंगे? प्लीज़ संभालो खुद को। उसने बोला। वो ये सब हम के लिए कर रही है। उसने ऐसा क्यों बोला? हम जवाब दे मुझे। उसने सर उठाते अरहम की तरफ देखते कहा, मगर एहाब को अब वो पॉइजन वाली बोतल की कीमत भी समझ आ गई थी। वो समझ गया था सब कुछ। मैं नहीं जानता इशू, मगर मैं ये जानता हूँ कि मेरी बीवी पर लगे एक इल्ज़ाम का बदला उस दोस्त के रूप में फन फैलाए बैठी नागन से मैं लेकर रहूँगा। बस एक बार अरसम और जोशा ठीक हो जाए। उसने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, आपको मुझ पर यकीन है ना? उसने किसी हदशे के तहत पूछा। खुद से भी ज़्यादा यकीन है। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये है वो लड़की, ये सरासर मर्डर केस, खुदकुशी नहीं, और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। लिहाजा मैं इसके खिलाफ मुकदमा करवाती हूँ। वो चंद पुलिस ऑफिसर के साथ आई थी, उनके साथ सोच समझ कर बोलो हमना। एहाब धारा था। तुम्हारे धारने से गरजने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। एहाब रंधावा, तुम्हारी बहन एक मर्डर है, उससे बड़ी कौन सी दलील चाहिए? मैं आंखों देखा जुटला दूँ? उसने हाथ के इशारे से उसे रोकते उसे डबल आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा। हम ना, तुम पीछे नहीं हटोगी इस झूठ से? अरहम ने नरम लहजे में कहा। तुम डील करना चाहते हो मुझसे तो कर लो, मुझसे शादी कर लो, मैं अपनी बहन का खून माफ़ कर दूंगी। चिट्टा। अरहम का सन्नाटेदार थप्पड़ हमना के गाल पर पड़ा। इशाल अपनी जगह पूरी की पूरी हिली। जाओ ईशोर, ये बात याद रखना, अगले 1 घंटे में तुम दोबारा ही मेरे पास होगी। इशाल का हाथ हथकड़ी की तरफ बढ़ाया था उसने। हाँ प्लीज़, उसने रोते हुए अरहम को देखा। बी ब्रेव इशू।
वी विल फाइट। उसने उसकी गाल थपथपाती कहा। अरहम तारिक, इस थप्पड़ की गूंज तुम कभी भूल नहीं पाओगे। याद रखना, एक दिन मेरे पैरों में गिर कर मुझसे भीख मांगोगी इस साल की ज़िंदगी की, तब भी तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। उसने आगे निकालते हुए कहा, अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए कि तुम जैसी आस्तीन के सांप के सामने मुझे गड़गड़ाना पड़े। मेरा मालिक मुझे कभी भी अपने दर्द के सिवा मुझे किसी का मोहताज ना करे। कोर्ट में मुलाकात होगी। एक बात याद रखना अरहम तारिक, यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन है। तुमने मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाकर बहुत बड़ी गलती की है, और अपनी अजीज़ जान चीज़ों के मामले में अरहम तारिक कितना पॉजेसिव है ये तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती। निकलो अब यहाँ से, और अपनी मनहूस शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। हाँ मुझे नहीं, ईशू ने इल्तिजा की थी आंसू भरी आंखों से। बस 1 घंटा ईशू, आई प्रॉमिस यू, मैं ले आऊँगा तुम्हें। ट्रस्ट मी, शाबाश, रोना नहीं, बी ब्रेव। वो पुलिस के साथ जा चुकी थी। सब कुछ तो बिखर गया था। एक थाने जा रही थी, बाकी दो अपनी चंद बची सांसों को गिन रहे थे। और अच्छा ही हुआ फ़ाहा और हासिम नहीं आए, नहीं तो उनके साथ भी कुछ गलत हो जाता। वो अरहम के गले लगे रोने लगा था। आप सब ठीक हो जाएगा, उसने रोंदी आवाज़ में कहा। कैसे कैसे ठीक होगा? जुडित सली क्यों दे रही हो? अरहम, सब बिखर गया है सब कुछ। मेरा भाई मौत के मुंह में है, मेरी गुड़िया जैसी बहन पता नहीं सांसें भर भी रही है या नहीं। मेरी दोस्त बहन एक अजनबी मुल्क की जेल में, कैसे ठीक होगा सब? जो दोस्त थे वो दुश्मन निकले। किसको सुनाऊं हाल, कैसे सब ठीक करूं? मामा को कॉल करूं कि आपकी जवान औलाद इस हाल में है, वो हर्ट की पेशेंट हैं, वो सुनते ही मर जाएंगी, वो मर जाएंगी। और हम एक बार फिर से यतीम हो जाएंगे। हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया उन बहनों ने। अल्लाह पाक प्लीज़ रहम खाएं मुझ पर, मेरे कंधों में इतनी हिम्मत नहीं है ये बोझ बर्दाश्त कर सकें। और हम यार, मैं तो जीती जी मर गया यार। वो उसके गले लग कर रोने लगा। सब मेरी गलतियाँ, मुझे हमना की बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था ये प्लान उसने आज के दिन के लिए बनाया। और उसने मुझसे मेरी शादी की खुशी में एक हाइकिंग टूर मांगा, और मैंने हाँ कर दी, और यहाँ ले आया सबको। और फिर ये सब अरहम, अब बताना होगा सबको, हम ये सब कुछ नहीं छुपा सकते। मैं पापा को बता देता हूँ। उसने अपने आंसू साफ करते कहा, और फिर मोबाइल निकाला और तारक साहब का नंबर डायल किया। हेलो पापा। हेलो हरसम, कैसे हो? कैसे जा रहा है टूर? पापा वो यहाँ। व्हाट अरहम, ये सब? ओ माय गॉड। उसने हम आवाज़ में सारी बात बताई थी अपने बाप को। उनके सुन कर पाँव हाथ फूले थे। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सवेरा आंटी को कॉल। नहीं यार, हम भूल कर भी ये बेवकूफ़ी मत करना, और आप को भी मना करो। देखो अभी सोशा और रस्म की कंडीशन का वेट करो, जब वो कुछ बेहतर हो जाए उन्हें तो हम तब बताएंगे। और दूसरी बात, इशू की तरफ से बेफिक्र रहो। मैं अभी आईजी साहब से कॉल पर बात करता हूँ, बल्कि मैं खुद आता हूँ वहाँ आज की ही कोई फ़्लाइट लेकर। उन्होंने माथे को मसलते खुद को परेशानी पर काबू पाते कहा, प्लीज़ पापा आप आ जाएँ प्लीज़। और हम बी ब्रेव यार, ज़िंदगी मुश्किलात का ही नाम है, रब के सपुर्द कर दो, सब दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझसे राब्ते में रहना, और घबराना मत तुम प्लीज़। अल्लाह पर कामिल यकीन रखो, मैं कुछ करता हूँ। और उसने फ़ोन बंद करके एहाब की तरफ देखा, जो पता नहीं कैसे खड़ा था। हाँ, इस सब के बावजूद घर आती उसने ऐसे आवाज़ें देनी शुरू की। जी हाई, आप आ गए? कैसे रही मीटिंग? और जोशा से, अरसम से, ईशू और हाँ एहाब, किसी से बात हुई है तुम्हारी? जोशी ठीक तो है ना? नहीं हाई, बात नहीं हुई। मेरी फूफो को कॉल की थी, वो कह रही थी कि वो हैरियत से पहुंच गई हैं। उसने उसको पानी देते कहा, मगर वो लोग मेरे कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, प्लीज़ मेरी बात करवाओ किसी से, मुझे जोशी का पूछना है। अरे बेटा, फ़िक्र क्यों कर रहे हो? वो कह तो रही है कि सवेरा की बात हुई है, वो सब साथ है, फिर परेशान मत हो। और वैसे भी आजकल तुम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, शायद इसलिए तुम्हें ख्वाब में भी कुछ बुरा दिखा हो। फ़िक्र मत करो, मिसेस द्राप ने उससे कहा। दादो नहीं, ये अजीब सी बेचैनी सी है, घबराहट है। मैं उसकी आवाज़ सुन नहीं लूँगा जब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसने खोए खोए लहजे में कहा। जब भी फ़ाहा की फ़ोन पर कॉल आई। हेलो फ़ाहा, बेटे सवेरा भाजी को पता नहीं क्या हो गया है, मैंने डॉक्टर को कॉल किया, आप भी जल्दी से आ जाएं। सुल्तान हाउस के PTCL के नंबर से कॉल आई थी। क्या? अच्छा मैं आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ। उसने सुनते ही कॉल कट की। दादू पप्पू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, घर कोई भी नहीं है, हमें जाना होगा। अच्छा रिलैक्स, अल्लाह सब ठीक करेगा, परेशान मत हो तुम लोग, बस जल्दी पहुँचो। तुम्हें फ़ाहा कहा था ना कि उसे बोलो यहाँ आ जाए कुछ दिन, जब तक बच्चे गए हुए हैं। मिसेस द्राब ने फ़ाहा से कहा। मैंने कहा था दादू, मगर आगे से वही जवाब के नौकरों की इतनी फ़ौज के होते हुए अकेली कैसे हुई है वो। उसने गाड़ी तक जाते कहा। अच्छा ख्याल से जाना, और जाते ही मुझे उसकी हैरियत की इतला देना। उन्होंने उसको कहा था, वो ठीक है कहती गाड़ी में बैठी थी, और हासिम ने गाड़ी स्टार्ट की थी। कुछ देर बाद वो सुल्तान हाउस में पहुंचे। अरे आंटी, आप कैसी तबीयत है पुप्पो की? वहाँ ने मिसेस तारिक को वहाँ देखते कहा। आप बेहतर है, डॉक्टर भी चेक करके गए हैं, मैं तो अचानक आई और आगे डॉक्टर आई हुई थी, उन्होंने बताया था। वो क्या हुआ है? मैंने कहा भी था आपसे कि मेरी तरफ आ जाएं, मगर आप सुनती कब हैं? बस अचानक दिल घबराने लगा कि अजीब सी परेशानी होने लगी, जैसे कोई दिल खींच रहा है, जैसे कुछ बुरा हुआ है, पता नहीं क्यों दिल अजीब सा हो रहा है। उन्होंने बुझे बुझे दिल से कहा। ख्याल नहीं रखती ना आंटी आप अपना, इसलिए। हासिम ने कहा। ऐसी बात नहीं है बेटा, बस अचानक ही ऐसे हुआ, वरना आज से पहले तो ऐसा कभी।
बस पापा, अब आप कुछ नहीं सोचेंगे और जब तक वो सब आ नहीं जाते तब तक मैं यहीं हूँ आपके पास। मगर बेटा हायसम, कोई बात नहीं आंटी, मुझे इससे मिलना होगा तो मैं आ जाया करूँगा, आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया बेटा। फ़ार्म में चलता हुआ, फिर अगर जोशी से बात हो तो उसे कहना एक बार मुझसे बात। हाय सर, मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई है, असल में वो हाइकिंग पर हैं तो सिग्नल्स का मसला है, परेशान मत हो बेटा, मिसेस तारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा। उन्हें तारिक साहब ने सारी बात बता दी थी, बल्कि ताकीद करके भेजा था कि वहाँ सारी सिचुएशन कंट्रोल करें और किसी को खबर तक ना होने दें कि सब लोग इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उन्होंने समझाया था कि अब हालात को उन्होंने हैंडल करना है, और यहाँ आकर सवेरा की हालत देखकर उन्हें एक बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि उसके बच्चे चाहे कितने ही दूर क्यों ना हों, उनको खरोच भी आए तो माँ के दिल को फ़ौरन पता चल जाता है। हाय समझा चुका था, तारक साहब ने भी अपनी बीवी को कॉल करके अपने मलेशिया जाने की इत्तला दे दी थी। वो रात वहाँ और सवेरा के पास ही रुक गई थी। इशाल की जमानत न्यू की गई थी। रात के 2 बज रहे थे। उन दोनों को अभी तक होश नहीं आया था। वो तीनों बस खुदा के भरोसे बैठे थे, भूखे प्यासे। और अब उस सब में एक और शख्स का भी इजाफा हो गया। वो तारिक साहब थे। उनके लाख कहने के बावजूद तीनों के हल्क से पानी का घूंट नहीं उतरा। उन दोनों की हैरियत की खबर सुनने के लिए उनका कान पुरसमात बने हुए थे। हमना जनीम की डेड बॉडी लेकर लाहौर जा चुकी थी। पीछे इशाल की जमानत कब कैसे हुई, वह सब से अभी बेखबर थी। आपके पेशेंट अरसम सुल्तान चौधरी को होश आ गया है, मगर आपकी पेशेंट अभी तक क्रिटिकल सिचुएशन में है। अगले 2 घंटे में होश ना आया तो खुद को किसी भी गहरे शौक के लिए तैयार रखे, नर्स ने आकर बताया। क्या हम मिल सकते हैं, इशाल ने नर्स से पूछा। जी मिल सकते हैं, मगर कोशिश करें कि उन्हें किसी जिश नामी लड़की से मिलवा दे। जब से होश में आई है एक ही नाम पुकार रही है। तो अगर आप जिश हैं तो पहले आप मिल लें उससे, नर्स ने इशाल की तरफ देखते कहा। जिश ये कौन है, पहले तो कभी ये नाम नहीं सुना। खैर आप लोग बारी बारी मिल लें, इकट्ठे एक साथ मत जाइएगा। इशू तुम जाओ मिल लो। फिर एहाब, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं कैसे अपने भाई को इस हालत में देखूंगी। बेटा करना तो पड़ेगा ही, हिम्मत आते आते आती है। शुक्र करो खुदा का, उसने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं। तुम्हारा भाई मौत के मुंह से वापस आया है, तारिक साहब ने कहा। मगर पापा, हिम्मत करो पापा, की जान से ठीक हो जाएगा। उसके बाद कांटे बाजू के हल्के में लेते कहा और कांपती टांगों से आगे बढ़ी। आईसीयू का दरवाज़ा खोला। सामने बेड पर वो बेसुध लेटा हुआ था, दोनों हाथों को सुइयों से जकड़ा, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। होंठ अभी भी नीले थे, माथे पर पट्टी थी, उन आंखों के नीचे की जगह नीली, पलकों पर सफ़ेद सफ़ेद खुश्की जमी हुई थी। लंबी मुड़ी पलकें भी बीमार लग रही थी। माथे पर बिखरे खंगरियाले बाल, सीने पर लगे आए हैं ईसीजी के कैप और मॉनिटर स्क्रीन पर चलती ज़िंदगी की लकीर। उसका दिल काम किया उसकी हालत देखकर। वो शहजादा भाई जिसे हमेशा हंसते हुए देखा, खुद की हिफाजत करते देखा, वो आज ज़िंदगी की दौड़ रहा था मौत को शिकस्त देने के लिए। उसे याद पड़ता था बचपन में जब कभी उसे बुखार होता या बीमार होता तो अपने बाबा की तस्वीर सीने से लगाए सबसे छुपकर स्टोर रूम में बंद हो जाता, और फिर जब घुटने घंटों ना मिलता तो उसकी माँ उसे बेसुध पड़े को स्टोर रूम से लाकर कमरे में लटाती। वो भाई जिसने कभी अपनी तकलीफ किसी पर आया नहीं होने दी, जिसके लिए जवानी की दहलीज पार करते बुखार भी मामूली होता गया। 103 बुखार में भी कभी उसने खुद को बिस्तर का ना किया, और अब वो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियाँ दबाए रोने लगी थी। झुककर भाई के माथे से बाल समेटे वो परेशानी पर लब रखे। वो भाई ही था नहीं, उसका बाप भी था, उसकी दुनिया था, उसकी ज़िंदगी पर उसका सबसे बड़ा कर्ज था। अब उसने उसके दाएं हाथ को हाथ में पकड़ा था और उसके नाखूनों को भराई आंखों से अपने हाथ से रब करते देखने लगी। किसी के लम्स के एहसास से उसने आंखें विक की, पलकें ऊपर उठी, चेहरे पर तकलीफ के असर आया थे, जैसे कब से बड़ी बहुत बुरी तकलीफ में हो। इशू, उसने उसके हाथ पर अपना हाथ महसूस करते देखते हुए कहा। इशू, कुर्बान भाई, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई को, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके हाथ को दबाते कहा। जिश कहाँ है, उसने ऑक्सीजन मास्क लंबे लंबे सांस लेते कहा। जिश कौन, जोशा भाभी, उसने उसकी तरफ देखते कहा। जोशा ही जिश है, मेरी जिश, उसने लबों पर मुस्कुराहट सजाते कहा। दर्द भरी मुस्कुराहट देकर इशाल का दिल कट कर रह गया था। मुंह पर हाथ रखे वो तेजी से बाहर आई थी और हम के गले लगते हिचकी से रोने लगी थी। हाँ भाई, जोशा का पूछ रही हैं, वो उसे ही जिश पुकार रही हैं। उनका दर्द मुझे नहीं देखा जा रहा, मैं कैसे बताऊँ। उनकी जिश मौत से जंग लड़ रही है, कैसे दिखाऊँ। उसने उसकी शर्ट को मुट्ठियों से भींचते कहा। हरसम ठीक हो गया है तो वो भी ठीक हो जाएगी, दुआ करो ईशू, हमें हिम्मत करनी है। मुझे तुम्हें एहाब को, वरना हम वापस नहीं जा सकेंगे, प्लीज़ रिलैक्स। एहाब दो कदम चलता आईसीयू की तरफ आया। उसके शीशे के पीछे खड़े होकर उसकी हालत देखी। वो पिछले कदमों पर चलते हॉस्पिटल की कॉरिडोर अबूर करता हुआ लॉन में आ गया था और बेंच पर बैठा आंखों पर हाथ रखे रोने लगा। पूरा बचपन साथ गुजारा, दुख सुख खुशी गम हर चीज़ अकट शेयर की, यहाँ तक कि कमरा भी। हमेशा जिस शख्स को हंसते खेलते एटीट्यूड दिखाते, जिसकी ज़िंदगी, उसका घर, उसके लोग सबसे ज़्यादा अहम थे, जो उसकी छोटी सी तकलीफ पर उसकी खुशी के लिए अपनी जान लगा देता था, जो साया था, साहिबान था, यार था, बाप, भाई, मसीहा, रहनुमा, सब था उसके लिए। आज वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा सका। काश वो उसकी बीमारी शेयर कर सकता, उसके बस में होता तो सारे दर्द उसके चुन लेता और उसकी झोली में खुशियाँ डाल देता।
या अल्लाह प्लीज़ जोशा को ठीक कर दे, मेरा भाई उसके बगैर कुछ नहीं है, उसे कुछ हुआ तो मैं संभालूंगी कैसे, उसे कैसे बताऊंगी। मेरी सारी खुशियाँ ले ले, मेरे सांसें ले ले, मगर मेरे भाई की खुशी को कभी आँच ना आने देना। आपने मुझसे मेरा पापा को ले लिया, मैंने सब्र किया, आपने मुंतहा को ले लिया, मैंने सब्र किया, मगर अब मैं सब्र नहीं कर पाऊंगी। आपको आपके हबीब का वास्ता मेरे भाई और उनकी खुशियाँ लौटा दें। हाथ जुड़े आसमान की तरफ देखते रोते हुए कहा। यहाँ को बाहर जाते देख अरहम ने शाल को खुद से अलग किया और फिर अरसम के रूम की तरफ बढ़ा। वो आंखें खोले छत को घूर रहा था। दिल कर रहा है दो लगाऊं तुझे कमीने, अरहम ने अपने आंसू को रोते हुए कहा। उसने उसकी तरफ देखते कहा, वो ठीक है। बोलते हुए भी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो ठीक है अरसम, तुम प्लीज़ रेस्ट करो, खुद का ख्याल। अभी अरहम के मुंह में ही लफ्ज़ थे कि उसने देखा था उसे ऑक्सीजन मास्क उतारते। मुझे मिलना है उसे, उसने दर्द बर्दाश्त करते उठते हुए कहा। अरसम क्या कर रही है, प्लीज़ लेट जाओ, वो ठीक है, खुटल गई है फ्रेश। झूठ 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 मत बोलो, तुम वो ठीक नहीं थी, मैंने खुद उसकी साकत धड़कन देखी थी, उसका बेजान जिस्म, उसकी बंद आंखें। झूठे हो तुम, मेरी जिश कहाँ है। पागलों की तरह से सीने से एसीजी की नालियाँ खींचते हाथों से ड्रिप्स खींचते सीने पर हाथ रखे मुश्किल से सांस लेते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या चाहते हैं आप। और आप खड़े तमाशा देख रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं इनको। नर्स जो ड्रिप तब्दील करने आ रही थी उसके हाथों से नीडल की जगह से खून निकलते देख चिल्लाई थी। उसका हाथ पकड़कर कॉटन रखा था। शट अप, छोड़ो मुझे। अपनी पूरी जान लगाकर नर्स से हाथ खींचकर उसे परे धकेला। उसने फिर तेजी से बेड से नीचे उतरा। भाई प्लीज़ क्या कर रही हैं आप। शोर सुनकर इशाल और तारिक साहब भी अंदर आए। इशू उसे वो किनारे पर, मैंने मैंने उसे बचाया और उसको सांस नहीं आ रहा था, मुझे सांस देना है उसे, वो बीमार है। सीना मलते उसके बाजू में गिरते कहा था। 2 कदम उसने चला नहीं जा रहा तो उससे नर्स हक्का बक्का खड़ी देख रही थी। भाई वो ठीक है, प्लीज़ आप लेट जाएं, मैं खुद लेकर। नहीं, मुझे अभी देखना है उसे, जिश को कुछ नहीं हो सकता उसे। मेरा दिल बंद हो रहा है, प्लीज़ इशू है, हाँ प्लीज़, उसने इशू की तरफ देखते कहा। और फिर आखिर में दरवाजे के नीचों बीच खड़े हाप को देखते लड़खड़ाते हुए उसके सामने हाथ जोड़े थे। अरसम भाई, मैं वादा कर रही हूँ ना कि इशू रहने दो, आओ। अरसम हाप ने हाथ से उसे कुछ भी कहने से रोका था और फिर अरसम को लेकर बाजू को उसके बाजू पकड़कर उसे सहारा दिया था। जोशी की तबीयत ठीक नहीं है अरसम, डॉक्टर्स ने अगले 2 घंटे क्रिटिकल बताए हैं। तबीयत तुम्हारी भी ठीक नहीं है क्योंकि तुम भी मौत से लड़कर वापस लौटे हो। तुम्हारे लिए ये आजमाइश किसी भी दुख से बड़ी है। हम हर सेकंड में मरे और जिए हैं, मगर अगर तुम जोशी को देखकर वो तुम्हें पाकर ठीक हो सकते हैं तो प्लीज़ खुदा का वास्ता मुझे मेरा अरसम पहले जैसा और मेरी बहन पहले जैसी चाहिए, वरना यहाँ रंधावा तुम दोनों से पहले मर जाएगा। उसने जोशा के आईसीयू रूम में ले जाते हुए कहा उसे, और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर खड़ा किया और फिर उसका चेहरा हाथों में मलते उसकी जुलस्ती पेशानी पर लब रखे उल्टे कदमों अरहम का हाथ पकड़े वहाँ से चला गया था। और दरवाज़ा बंद किया। आईसीयू के शीशे के सामने खड़े होकर वो तीनों देखने लगे। उसने आंख उठाकर देखा था, और सामने नाजुक मरील वजूद सुइयों और डॉक्टरी मशीनियों के रहम करम पर पड़ा था। लंबे बाल कुछ तकिए पर और कुछ एक कंधे पर पड़े थे। नीली और पीली रंगत, सफ़ेद और गुलाबीपन जिसे किसी ने खींच कर निकाल दिया हो जिस्म से। ऐसा चेहरा जैसे किसी ने खून खींच दिया हो। वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा था कि ये क्या वही वजूद था जो पहली बार देखा था उसने। उसकी आंखों के सामने उसका वो यूनिवर्सिटी का पहला टकराव लहराया था। लेमन ड्रेस में बाल कमर पर झूल रहे थे, डरा डरा सहमा चेहरा, कानों में छोटे छोटे टॉप्स थे। उसने अपने हाथ को देखा था, फिर मायूस फिर मायूं के ड्रेस में वो उसे मुस्कुराती हुई नजर आई, फिर मेहंदी के ड्रेस में उसकी तरफ बढ़ रही थी, फिर बारात की रात, उसका बोतल मारना, उसके होंठों का लाम्स, वो उसके पाँव वाली साइड आकर रुक गया था। उसका वजूद बेजान था, बेसुध सामने मॉनिटर स्क्रीन पर उसकी ज़िंदगी की लकीर कभी डूब और कभी उभर रही थी। वह नीचे ज़मीन पर बैठ गया था, उसके पाँव को अपने कांपते हाथों से छुआ था। ये जफाए गम का चारा, व निजात दिल का आलम, तेरा हुस्न दस्ते ईसा, तेरा याद रोए मरियम, दिलो जां फिदाए रहे, कभी आके देख हमदम, सर कोए दिल फिगराए शब आरज़ू का आलम, तेरी दीद से सवा है तेरे शौक में बहारां, वो चमन जहांगीरी है तेरी गैसियों की हुई शबनम। ये अजब क़यामतें हैं तेरी
रह गुज़र में गुज़ारा, ना हुआ कि मर मिटे हम, ना हुआ कि जी उठे हम। लो सुनी गई हमारी यूं फिर हैं दिन के फिर से, वहीं गोशाए कफ्स है, वहीं फसले गुल का मातम। उसके गुलाबी पाँव बेजान थे, छोटे छोटे पतले पतले नाजुक पाँव जिसकी उंगलियां छोटी छोटी पतली थी और नाखून ऐसे जैसे किसी ने नील फेंका हो उन पर। उसने झुक कर अपने पाँव के नाखूनों को देखा, वो भी तो वैसे ही थे। उसके लबों पर दर्द भरी मुस्कुराहट आई। पता है जीश, पहली बार मैंने तुम्हारा पर्पल आंचल देखा था और उस आंचल के पीछे मैं तुम्हारे बैक यार्ड तक ख्वार हुआ था, मगर मुझे सिर्फ उस रात तुम्हारा आंचल देखना नसीब हुआ था। तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे आंचल की खुशबू मुझ तक हवाओं ने पहुंचाई। मुझसे मोहब्बत उसी रात हो गई थी मुझे तुमसे, फिर यूनिवर्सिटी। ये सब तो बात की बातें हैं। काश उस दिन वो पजल बॉक्स तुम्हारे हाथ में ना होता, तो ये दीवाना आज यूं इन कदमों पर पड़ा ना होता। जिश, एक तरफ से अच्छा ही है कि ये सब हुआ, ये ना हुआ होता तो पता कैसे चलता अरसम की दीवानगी हो तो बदला नहीं हो। प्लीज़ जिश, एक बार मेरी तरफ देखो, मुझे अपने लम्स से ठीक करो। मैं मर रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं मर जाऊँगा। मुझे तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा लम्स चाहिए, बिल्कुल वैसा लम्स जो उस रात चोट लगने पर दिया था, जो उस सुबह मेरे बगैर कहे सौंपा। ये कैसा इश्क के तुम बेजान पड़ी और मैं सांसें ले रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी बोलना होगा जीश, वरना आप अपने साथ मेरे निशान भी मिटाओ, मुझे भी बेजान कर दो। उसके पाँव को हाथों में पकड़े वो रोए जा रहा था, अकड़ते हुए सांस लेते इल्तिजा कर रहा था, रो रहा था, अटक अटक कर बोल रहा था। और बाहर खड़े अरहम इशाल सब देख रहे थे ये अरसम तो कोई और था जो सबसे अपना दर्द छुपाता था, तो जो किसी के सामने आंसू नहीं बहाता था। वो आज अपनी मोहब्बत के लिए तिल तिल मर रहा था। क्या ये वही अरसम था जो चट्टान की तरह मजबूत था, मगर आज वो किसी सूखे मरमरते पत्ते की तरह रेजा रेजा था जिसका जिस्म कांप रहा था। मुझे माफ़ कर दो जीश, तुम्हारे एक एक आंसू का जिम्मेदार हूँ। मैं चाहता हूँ तुम जियो, तुम जिंदा रहो, मेरी सांसें ले लो प्लीज़। वैसे भी मैं तो अब किसी की नफ़रत के काबिल भी नहीं हूँ। फ़ाहा मुझसे नफ़रत करती है, सब नफ़रत करते हैं, पर मैं बाबा से, मामा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुम्हें मजबूत देखना है, लौट आओ। मेरे मरने के बाद तुम्हें मजबूत बनना है, ज़नीम से बदला लेना है। उसने तुम्हें धक्का दिया था ना, मैं तुम्हें अपनी सारी सांसें देकर जाऊंगा। तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ ना मेरे लिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, मुझे माफ़ कर दो जीश प्लीज़। उसके पाँव के अंगूठों पर लब रखते कहा उसने। उसके लबों के लम्स मिलते हुए उसके पाँव के अंगूठों ने हरकत की थी। ठंडे पाँव उसके हाथों की आगोश में आते ही गर्म हुए थे। मुझे महसूस होता है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, कि जैसे अक्स पानी में या साया रूबरू मेरे। वही लहजा, वही बातें, वही आंखों से हंस देना, कभी जो रूठना तो बेरूही की हद ही कर जाना, कभी आंखों के रास्ते से कहीं दिल में उतर जाना, कभी बेचैन रखना खुद को, मुझको भी सजा देना, कभी एक पल में हंस देना, मेरी दुनिया सजा देना, कभी तो बर्फ़ सा लहजा निगाह भी सर्द कर लेना, कभी तितली के सारे रंग मेरे दामन में भर देना। मुझे अक्सर ये लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, कि जैसे अक्स पानी में या साया रूबरू मेरे। मॉनिटर स्क्रीन पर उसके दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी, उसके लम्से हाथों की उंगलियां हिली थी और पलकें लर्जी थी। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। आई एम सॉरी जिश, उसने रोते हुए उसके पाँव को चूमते कहा। यहाँ विशाल और हम जल्दी से अंदर आए थे। इधर जोशा के सांस आने लगे थे, गले से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसी दौरान डॉक्टर अंदर आई। हार्ट बीट नहीं चल रही, हार्ट पंप करो, उसने नर्स को हुक्म दिया जब डॉक्टर जोशा के हार्ट पर हाथ रखे उसे दबा रही थी। उधर मेल नर्स स्ट्रेचर पर डालकर अरसम को आईसीयू की तरफ बढ़ा रहे थे। यहाँ पर हम इशाल और तारक साहब सबको उन्होंने बाहर वेट करने का कहा। अरसम के पीछे की तरफ गिरने से सर के पिछले साइड पर बुरी तरह चोट आई थी, वो एकदम बेहोश हो गया। इशारा होते हुए भागती, कभी अरसम की आईसीयू के शीशे के पार देखती, कभी जोशा के आईसीयू के शीशे के पार। लबों पर दरूद पाक का विर्द जारी था। वो एक ही इल्तिजा थी लबों पर उन दोनों की सेहत की। फिर मुसलसल 1.5 घंटे की कोशिश के बाद डॉक्टर बाहर आई और उसने नवीद सुनाई थी उन दोनों के खतरे से बाहर होने की। और डॉक्टर ने उसे दरख्वास्त की थी कि अगले चंद घंटों तक उनसे कोई मिलने नहीं जाएगा। उन्हें नींद के इंजेक्शन दिए गए हैं ताकि वो रेस्ट करें। वो जितना रेस्ट करेंगे उनके लिए उतना बेहतर है।
मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो शेरी रूम में आए। शेरी बेड पर आकर लेटा था और वो भी चेंज करके लेटी। सफ़ी भाई बहुत अच्छे हैं, मगर शेरी ने बात दूरी छोड़ी। मगर मुंतहा ने उसके ऊपर कंफर्टर डालते पूछा, मगर आपको याद है आप ही जब मैं आप और बाबा उस रात चीज़ केक लेने गए थे और उस लड़के से मैं टकराया था, उसने मुझे सॉरी भी बोला था। आई वॉन्ट वैसा शहज़ादा जैसे लड़का आपकी लाइफ में आता, वो कितना प्यारा था ना, हर लिहाज से परफेक्ट, बिल्कुल महंगा ब्रांड। कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं होती शेरी। वैसे भी सफ़ी भी तो अच्छी हैं और महंगा ब्रांड तुम उसे भी कह सकते हो, और लिहाज से वो भी तो परफेक्ट है, उसने हंसते हुए कहा था, जबकि हाँ आपका जिक्र सुनकर उसकी रूह जलनी हुई। जी आप भी, मगर वैसी पर्सनैलिटी हर किसी की नहीं होती ना। खैर मैं ये कह रहा हूँ, अभी उसकी बात बीच में ही थी कि दरवाज़ा खोलकर पिंकी अंदर दाखिल हुई थी। मैं बाहर लॉन में इंतज़ार कर रही, तुम्हारा जल्दी पहुँचो, मुंतहा से कहती वो वहाँ से चली गई थी। आप ही, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है कहीं से भी, ये बेशाम भाई की बहन नहीं लगती, कोई मैनर्स नहीं है। शेरी के माथे पर बाल आए। ऐसा नहीं कहते शेरी, वो लाडू में पली है और वैसे भी वो बड़ी हैं। तुमसे दोबारा ना मैं सुनूं ऐसी बात तुम्हारे मुंह से। वो मुंह बना मोड़ कर अब दाएं करवट लेकर लेट गया। वो उठी थी, लाइट ऑफ करके लैंप लाइट जलाकर दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकली। आइए महारानी साहिबा, मुझे ये बताएंगे किसकी दुल्हन बनने जा रही हैं आप, सफ़ी की या आशिर की? उसने मुंतहा को अपनी तरफ आते देखते कहा, सफ़ी की। उसने गहरा सांस लेते कहा, चिट्टा। उसने खींच कर थप्पड़ मारा तो उसके मुंह पर के वो गाल पर हाथ रख के पीछे को हुई। मेरी शक्ल पर पागल लिखा हुआ है, या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? ये सब ड्रामा मुझे ट्रैप करने के लिए है। जन्नत से आशिर शादी कर रहा है और तुम सफ़ी से, तो एक बात अच्छे से जान लो मिस मुंतहा रोहेल, मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी शादी आशिर से और जन्नत की शादी सफ़ी से हो रही है। मेरे घर में मेरे साथ जो खेल खेला जा रहा है ना, उसके बसात में तुम सब पर ऐसी मैं उल्टूंगी, ये याद रखना। तुम्हें मैं किसी भी सूरत आशिर का होने नहीं दूंगी, ये वादा है मेरा। बस कल तक का इंतज़ार कर लो। मैं नहीं जानती पिंकी तुम्हारा असल मसला क्या है, तुम क्यों एक एहसास के सहारे खुद को तबाह कर रही हो? मोहब्बत तो बहुत पाक और ठहराव देने वाला, सुकून देने वाला जज्बा है। जिसको हो जाती है उसमें सबसे पहले अपने जज्बे का सब्र बढ़ती है। मोहब्बत तो कभी छीनती नहीं है किसी से कुछ भी, बल्कि दान करती है, फ़र्ख़दाल बनाती है। फिर तुम मेरी समझ से बड़तर हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर उसकी खुशी क्यों नहीं चाहती? ये मोहब्बत है या किसी को पा लेने की जंग? जो तुमने ना जीती तो महरूम रह जाओगी। इतने महीनों तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त करके मैं तुम्हारा मसला नहीं समझ पाई, मगर मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे दिल को सुकून दे, ठहराओ और सब्र दे। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बगैर डरे उसकी आंखों में आंखें डालती उसने कहा और फिर चली गई। इम्प्रेसिव स्पीच कहती उसने ताली बजाई और फिर अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप किया था, कल रात 8 बजे रेडी रहना, घर का पेशा दरवाज़ा खुला होगा और ऊपर वाले पोर्शन के तीसरे कमरे में बंद होगी। कहती उसने मैसेज सेंड किया और इधर उधर देखती अपने कमरे की तरफ बड़ी। मोबाइल उसने बहुत संभाल कर किसी नौकर से मंगवाया था और चोरी रखा हुआ था अपने पास। सो गई सवेरा? उन्होंने फाहा को आते देखते पूछा।